नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ऑटरिंग में। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट मासूम जैन। हाय मासूम। हाय सिद्धार्थ। हाय। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मासूम एक बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं एंड वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई IISM मुंबई से करी एंड उनका क्रिकेट और कबड्डी में खासकर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हाय मासूम, वेलकम टू द ऑनर। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। सो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना बस बताना चाहूँगा कि यार क्रिकेट तो यार मेरा पहला प्यार है, एक तरह से समझ लो आप। सेम, मेरा भी। तो इसी को मतलब आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे हम इसके बारे में जो अभी हाल ही में हुआ थर्ड टेस्ट जो हुआ है जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच, तो इसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे एंड इसके बाद हम आने वाले फोर्थ टेस्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं आपसे मतलब ये पूछना चाहूँगा कि थर्ड टेस्ट में क्या, जैसे देखा कि इंडिया हार गई, इनिंग्स डिफीट हुई, तो क्या गलत हुआ? मतलब आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी बात तो यार मेरे को तो ये लगी कि सबसे पहली बात तो विराट कोहली ने टॉस जीता, वो भी पहली बार इंग्लैंड में। सबसे सरप्राइजिंग था वो चीज कि विराट कोहली ने टॉस जीता। लेकिन हाँ, टॉस जीत करके विराट कोहली ने बैटिंग फर्स्ट का जो फैसला लिया था वो एकदम सही था। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि वो उन्होंने गलत फैसला लिया था। शायद इंग्लैंड भी अगर टॉस जीतती तो वो भी शायद बैटिंग ही चुनते, क्योंकि बस ये था कि उस गेम में ना आपको लंच तक, पहला दिन का लंच तक का टाइम आपको कैसे भी निकाल लेना था। लेकिन हमारे प्लेयर्स ने वही गलती की कि हम लोग लंच तक नहीं टिक पाए। मतलब अगर हमारी ओपनिंग जोड़ी या एक विकेट लंच तक अगर एक विकेट डाउन भी रहते ना, तो मेरे ख्याल से उसके बाद के सेशंस में हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते थे। लेकिन फिर वही चीज हुआ कि इंडियन बैटिंग ने एप्लीकेशन नहीं यूज किया और सबने अपना विकेट फेंक के गए। विराट कोहली ने अपना विकेट फेंका, पुजारा ने भी एक हद तक अपना विकेट फेंका, लेकिन भले ही अच्छी गेंद थी जिस गेंद पे पुजारा आउट हुए, लेकिन वो भी एक तरह से विकेट फेंकने का ही था। फिर उसके बाद सेम चीज सेकेंड इनिंग्स में भी हुआ। स्टार्ट अच्छा हुआ एक हद तक, पुजारा रन और कोहली के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन जहां फोर्थ डे का गेम स्टार्ट हुआ, एक एक करके सबने अपना विकेट फिर से फेंक दिया। मतलब लग ही नहीं रहा था कि इंडिया मतलब जीतने के लिए टेस्ट खेल रही हो। मतलब उनके बैटिंग से बिल्कुल नहीं लग रहा था। पहले दिन 78 रन पे ऑल आउट हुए और चौथे दिन आखिरी के 6 विकेट सिर्फ 58 रन पे गए। मतलब कि यार वो थोड़ा सा क्या हुआ बैटिंग में कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया ने अपना विकेट लूज किया उस हिसाब से टीम इंडिया गेम हारने ही थी। अगर वो लोग अपना विकेट थोड़ा बचा करके रख सकते थे तो शायद गेम हमारा ही होता वो वाला भी। ये बात तो आपने वैसे बिल्कुल सही करी। और इसी पे आगे बढ़ते हुए मतलब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उनकी फॉर्म, मतलब उनका एक क्लीन पैच चल रहा है, ये तो हम सभी को पता है, खासकर की टेस्ट में। बाकी वनडे T20 में उनके रन्स तो आ रहे हैं, बस सेंचुरी नहीं आ रही। तो टेस्ट में खासकर क्या प्रॉब्लम है? मतलब उसी में उनके बिल्कुल रन्स नहीं आ रहे हैं एंड कन्वर्ट तो कर ही नहीं पा रहे हैं। टेस्ट में उनका बैटिंग देख करके ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट तक है ना, वो एकदम अच्छा खेल रहे होते, फिर पता नहीं उनको अचानक से क्या हो जाता है कि उनको चौथे स्टंप पांचवें स्टंप वाली गेंद पे वो आउटसाइड एज से बैठते हैं। या तो वो उस टाइम पे शायद से दो माइंड में होते हैं कि क्या करे, ये शॉट खेले, मतलब ये शॉट पे डिफेंड करे कि इस शॉट पे कवर ड्राइव लगा करके इसको बॉल को बाउंड्री के पार करे। वो मेरे ख्याल से ऐसा हो जा रहा है कि दो माइंड में चले जा रहे हैं बैटिंग करते उस, मतलब पर्टिकुलरली जब बॉल उनके फोर्थ या फिफ्थ स्टंप पे जा रही है। भले ही उन्होंने वो कवर ड्राइव उस गेम में जब तक वो बैटिंग कर रहे थे तब तक उन्होंने अच्छी कवर ड्राइव खेली, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया उनको अचानक से कि
जैसे 4 डे आए वापस से कवर ऑफ स्टंप पे बॉल पड़ी उनको, पहले तो वो एक बार बच्चे आउट होते क्योंकि बैट लगा नहीं उनका बॉल पे, लेकिन फिर दोबारा सेम चीज रिपीट हुआ, मतलब वो पता नहीं कंटिन्यूअसली सेम वे में आउट होते जा रहे। उनको या तो हो सकता है कि अपने बैटिंग में थोड़ी टेक्निकल चेंजेस करनी पड़ेगी, लेकिन जो बात है टेक्निकल चेंजेस सीरीज के बीच में तो हो नहीं सकती। टेक्निकल मतलब जो भी चेंजेस करने होंगे उनको अपने बैटिंग में, तो उसके लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो और ये सीरीज में अब उतना टाइम बचा नहीं है कि वो सीरीज के बीच में कर सके। मेरे ख्याल से वो अगले सीरीज तक में अगर अपना वो बैटिंग स्टांस ठीक कर ले, मतलब बैटिंग टेक्निक थोड़ा सही कर ले, तो शायद से वो उस तरह से आउट होना उनका वापस से बंद हो जाए। मतलब पूरी आईपीएल और वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा है कि 2014 वाला उनका रफ पैच वापस से आ गया, लेकिन ये वाला रफ पैच थोड़ा ज्यादा लंबा चला गया। अब तक में उन्होंने 51 इनिंग्स खेल चुकी है बिना सेंचुरी के, जो कि उनका सबसे लंबा है। वैसे अभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत दूर है फिर भी, लेकिन थोड़े चिंताजनक बात है उनके बैट से सेंचुरी ना आना। नहीं चलिए, लीन पैच ही है, मतलब हर क्रिकेटर का आता है। तो इसमें मतलब आपको लगता है कंसर्न है बहुत बड़ा कि विराट की फॉर्म, या फिर मतलब कैप्टेंसी पे आपका फिर क्या है कि मतलब डू यू थिंक विराट शुड कंटिन्यू कैप्टेंसी? विराट शुड डेफिनेटली कंटिन्यू विद द कैप्टेंसी, बिकॉज यार देखो विराट कोहली का क्या है, वो है ना टीम को अगर भले ही उनके बैट से रन ना आ रही हो, लेकिन वो टीम को ऐसे मोटिवेट करके रखते हैं ना कि वो टीम के अंदर उन्होंने जीत पाने की भूख को जिंदा रखा हुआ है। चाहे कैसा भी सिचुएशन हो जाए, चाहे इंडिया मैच हारने की पोजीशन में भी क्यों ना हो, लेकिन इंडिया कभी गिव अप नहीं कर सकती। ये चीज तो उनकी टीम के अंदर में दिखता है, और फाइटिंग स्पिरिट है विराट, दैट है बहुत भूखे है। और उनका रिकॉर्ड इतना कोई खराब भी नहीं है कि उनको कैप्टेंसी से निकाल दिया जाए। नहीं, बस बात यही है कि वो मतलब उनकी कैप्टेंसी बोलते कि गुड है बट नॉट एट पार विद, मतलब कोई टूर्नामेंट हम नहीं जीते हैं अभी तक उनकी कैप्टेंसी में। अभी तक देखो विराट कोहली ने सिर्फ 2 टूर्नामेंट में कैप्टेंसी करी, 2019 वर्ल्ड कप और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। और दोनों टूर्नामेंट 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया फाइनल तक पहुंची, 2019 चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया ने सेमीफाइनल तक अपनी जगह बनाई थी। और उसके कैप्टेंसी के अंडर में इंडिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। और तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, WTC तो यार वो एक बहुत बड़ा 2 साल बड़ा लंबा फॉर्मेट है यार, उसमें भी इंडिया को उन्होंने फाइनल तक तो लेके गया। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने सीरीज जीती, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, हाँ बस एक थोड़ा सा न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस सही नहीं था, लेकिन फिर इंडिया ने आप तीनों होम सीरीज में डोमिनेशन के साथ जीती। वेस्ट इंडीज में भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म करके सीरीज जीता था वहां पे भी। तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली का कैप्टेंसी खराब है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये हो जाता है कि टीम इंडिया का थोड़ा सा क्रंच सिचुएशंस में थोड़ा खराब परफॉर्म कर देती है, क्रंच गेम्स में खास करके, तो वो थोड़ा सा है। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि 2 टूर्नामेंट ही हुआ विराट के अंदर में अभी तक, और 2 टूर्नामेंट के बाद अगर हम लोग उनको जज करने लग जाए कि वो बेस्ट कैप्टन नहीं है, तो वो एकदम गलत होगा। क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि यार हम लोग ग्रेम स्मिथ को ग्रेटेस्ट कैप्टन बुलाते हैं, उन्होंने कोई ICC टूर्नामेंट जीता नहीं ना। तो फिर जब हम लोग बाकी कैप्टन के लिए सेम पैरामीटर कर सकते, तो विराट कोहली के लिए अलग पैरामीटर रखने का क्या जरूरत है? धोनी ने 2007 में कैप्टेंसी किया, 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2009 में किया, 2009 नहीं जीत पाए, 2010 T20 में किया, वो नहीं जीत पाए, 2012 में किया, वो नहीं जीत पाए, 14 में किया, वो नहीं जीत पाए, 16 पे किया, वो नहीं जीत पाए। कम से कम 5 T20 वर्ल्ड कप धोनी के अंडर में खेले हम लोगों ने। 7, 9, 10, 12, 14, 16 6 T20 वर्ल्ड कप हम लोगों ने धोनी के अंडर खेला। लेकिन अभी इंडिया ने जितने भी खेले सब धोनी के अंडर ही खेले T20 वर्ल्ड कप। हाँ 6 T20 खेले धोनी के अंडर में, 5 जीते हैं, 5 में नहीं जीत पाए हम लोग। तो ये 2014 में हम फाइनल खराब कैप्टन थे।
2014 में फाइनल तक गए थे, बट 2014 में फाइनल तक गए, 2016 में सेमी तक गए, लेकिन 2009 और 2010, 2012 तीनों में कहाँ तक थे? तीनों में हम लोग सुपर 8 के बाद बाहर, सुपर 8 से ही बाहर हो गए थे हम लोग। हम लोग तीनों बीच के 3 वर्ल्ड कप में सेमी तक तो नहीं पहुंचे थे, ठीक है। फिर धोनी ने 2015 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की, नहीं जीते। फिर उसके बाद 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में की, वो भी नहीं जीते। तो हम लोग यार, धोनी जिसको सबको सक्सेसफुल कैप्टन मानते हैं, जब वो इतने सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाए हैं, तो हम लोग उनको सक्सेसफुल कैप्टन कहते हैं। लेकिन विराट कोहली जो सिर्फ अभी तक 2 आईसीसी टूर्नामेंट में कैप्टनसी की है, और सिर्फ 2 टूर्नामेंट में टीम इंडिया नहीं जीत पाई है, तो हम लोग उनको बैड कैप्टन का टैग दे दे रहे हैं। ये गलत बात है एकदम। नहीं, एक्चुअली जब हम धोनी को देखते हैं कैप्टनसी में, तो हमें वो तीनों आईसीसी ट्रॉफीज दिखती हैं कि मतलब उसने चैंपियंस ट्रॉफी, वही गलती हो जाता है इनकी, तीनों जिताया यार। वो चीज वही तो गलत हो जाता है कि यार वो 3 ट्रॉफी जीतने में भी तो टीम ने पूरे टीम ने भी अच्छी खासी मेहनत करी। जब धोनी के अंडर हमने 3 जीते, लेकिन धोनी के अंडर में हम लोगों ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हार भी देखनी पड़ी। ऐसा नहीं हमारे व्हाइट वॉशेस हुए हैं, मतलब हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हमारा टेस्ट में व्हाइट वॉश हो चुका है। हाँ, इंग्लैंड से 4-0 हारे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से 4-0 हारे, फिर इंग्लैंड से होम में 2-1 से हारे, फिर उसके बाद उधर में फिर साउथ अफ्रीका में 1-0 से हारे, न्यूजीलैंड में 1-0 से हारे, फिर वापस से इंग्लैंड में 3-1 से हारे। तो ऐसा नहीं है कि यार हम लोग धोनी को तब भी सक्सेसफुल कैप्टन ही मानते हैं, लेकिन यार फिर वही विराट कोहली का विन परसेंटेज बेटर है धोनी से अभी में, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ, अभी विराट कोहली ओडीआई मोस्ट विन के मामले में टेस्ट में नंबर 4, विराट कोहली का रिकी पॉन्टिंग के पार पे विन परसेंटेज। हाँ, जब विराट कोहली का सोचो, रिकी पॉन्टिंग जिस टीम के कैप्टन थे वो टीम क्या थी, और अब ये तो समझ लो बहुत रिसोर्सेस थे रिकी पॉन्टिंग के पास। हाँ, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो ये एकदम गलत चीज होगा कि विराट कोहली एक सक्सेसफुल कैप्टन नहीं है क्योंकि वो बस आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, तो ये चीज लेबल करना गलत होगा। तो देखिए, ये तो मुझे भी लगता है कि टेस्ट में तो एटलीस्ट उसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी फॉर्मेट्स की हम बाद में बात करेंगे, बट टेस्ट में तो आई थिंक विराट शुड बी द कैप्टन। लोग अब आईपीएल को भी देखते हैं तो वो ओडीआई T20 में कहते हैं कि रोहित को बना दो, बिकॉज रोहित के साथ देखते कि वो सब रिएक्शनरी है कि मतलब यार चलो इंडिया हार गई तो लोग रिएक्शन दे देते, नहीं विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाओ, रोहित शर्मा आईपीएल जीता है, रोहित शर्मा को कैप्टन बना दो। यार नहीं होता है वैसा। हो सकता है कि रोहित शर्मा को भी टीम इंडिया का कैप्टन बना दे, लेकिन वो भी ना जीत पाए, तो फिर उनको भी हटाने के लिए लोग बोलेंगे कि फिर अय्यर को बना दो, अय्यर ने ये जीता वो जीता। यार वो तो बस रिएक्शन होता है फैंस का। तो हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। देन हम अब बात करते हैं कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इंडिया के। इंग्लैंड का हमें पता है कि क्रिस वोक्स और ऑली पोप खेलने वाले, इन प्लेस ऑफ सैम करन एंड वो आई थिंक जॉस बटलर। हाँ, जॉस बटलर को दिया गया से। हाँ, करेंगे। तो इंग्लैंड तो मुझे लगता है वॉर स्ट्रॉन्ग हो गई इन टर्म्स ऑफ द क्रिस वोक्स एक एक्स फैक्टर लगता है मुझे, खासकर इंग्लैंड में। और अगर उसने स्विंग करा दी, आई थिंक वो काफी टफ होने वाला है। लेकिन एक और चीज, अगर क्रिस वोक्स का बॉलिंग स्टैटिस्टिकल वाइज देखेंगे तो उन्होंने ना 2 वेन्यूज पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। वो है, एक है लॉर्ड्स, दूसरा है मैनचेस्टर। लॉर्ड्स का गेम हो चुका है, मैनचेस्टर में अभी ये गेम बाकी है, और अभी ये वाला गेम है। हाँ, 2018 वाला। हाँ, 2018 वाला। हाँ, सेंचुरी मारा था उन्होंने। हाँ, लेकिन देखा जाए एक्चुअली उनका लीड्स में परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं, तो एक तरह से गैम्बल रहेगा इंग्लैंड के लिए, लेकिन कोई भरोसा नहीं। देखते हैं कैसा रहता है हमारा नेक्स्ट मैच ओवल में है। ओवल और लीड्स, मैनचेस्टर में तो है ही नहीं, ओवल और लीड्स तो बचा हुआ गेम, तो
देखते कैसा क्या रहता है गेम उनका, वो उसका 5th टेस्ट मैनचेस्टर में, इसके बाद तो आई गेस हाँ। हाँ। एंड फिर इसके बाद मुझे मतलब ये लगता है इंडिया की अब क्या मतलब हो सकती है, हम एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाएंगे या एक्स्ट्रा मतलब 1-2 स्पिनर खिलाएंगे? मेरे ख्याल से टीम इंडिया को 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए 4th टेस्ट में, क्योंकि ये ओवल की पिच पे स्पिनर्स को थोड़ा अच्छा मदद मिलता है। तो मैं ये चाहूंगा कि अश्विन को 4th टेस्ट में मौका मिले, जडेजा रहे साथ में। ईशांत शर्मा की जगह मैं चाहूंगा ईशांत शर्मा की जगह जडेजा अश्विन आए टीम में, क्योंकि ईशांत शर्मा थोड़ा सा अपने फिटनेस को लेकर के भी ठीक नहीं लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से उसी के कारण से आज कृष्णा को टीम इंडिया ने स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया, रिजर्व लिस्ट से हटा करके। एक गुड न्यूज वैसे ये है कि जडेजा फुली फिट, और हाँ जडेजा फुली फिट है, वो एक अच्छी गुड न्यूज है। और मेरा जो प्लेइंग 11 रहेगा वो ओपनर्स तो हमारे वो ही रहेंगे, राहुल, और नंबर 3 पुजारा खेलेंगे, नंबर 4 कोहली रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि नंबर 5 के एक बार हनुमा विहारी को मौका दिया जाए। हनुमा विहारी या सूर्य कुमार यादव? हनुमा विहारी, सूर्य कुमार यादव काउंटी में भी शायद अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था, मतलब ऑफ लेट। अब वो काउंटी के गेम्स को हुए हुए भी कम से कम 2-3 महीने हो चुके हैं, ठीक है। एक्चुअली वो काउंटी मतलब काउंटी उनका कमबैक क्रिकेट था। सिडनी टेस्ट में जो इंजरी हुआ उसके बाद उन्होंने काउंटी में कमबैक करा, काउंटी उनका कमबैक टूर्नामेंट था। थोड़ा सा इंजरी के बाद तुरंत कमबैक, इंजरी से फिट होकर के कमबैक करने के बाद थोड़ा सा एक बार के लिए लीन पैच तो रहता ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार वापस से टीम इंडिया नंबर 5 पे हनुमा विहारी को मौका दे एक और बार, क्योंकि यार जो अजिंक्य रहाणे का फॉर्म है वो बहुत ही चिंताजनक है। उनका मतलब काफी इनकंसिस्टेंट, उनका कैरियर का एवरेज गिरते जा रहा है। उनका जो लास्ट 48 इनिंग्स जो खेला है उन्होंने टेस्ट में, उनका एवरेज 35 के ऊपर गया नहीं अभी तक। 35 WTC के साइकिल में वो हाईएस्ट स्कोरर थे। भले ही वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे पिछले WTC साइकिल में, लेकिन यार वो कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने बस मेलबर्न गेम में स्कोर किया अच्छा खासा रन। फर्स्ट टेस्ट में स्कोर कर रहे थे 77 कुछ 70 कुछ बना लिए थे या 42। हाँ 42 उन्होंने बनाया था फर्स्ट टेस्ट में, एडिलेड टेस्ट में। कोहली को रन आउट, लेकिन फिर वो उधर फिर वो ही हुआ, रन आउट, कोहली का रन आउट हुआ, फिर वो खुद बाद में आउट हो गए। और फिर उसके बाद इधर भी उन्होंने सेकेंड टेस्ट लॉर्ड्स टेस्ट में थोड़ा एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन फिर से वही वापस जब टीम को उनकी ज्यादा जरूरत थी तो वो फिर रन स्कोर नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए चले गए। तो है कि काफी इनकंसिस्टेंट मतलब है, बट मतलब हाँ। ये है कि रहाणे मतलब वाइस कैप्टन भी हैं, तो ये उनके साथ मतलब उनके फेवर में जाती है बात की वो 11 में रहेंगे जस्ट बिकॉज ही इज द वाइस। नहीं वैसा तो नहीं है, क्योंकि यार वो पहले भी वाइस कैप्टन रहते हुए भी उनको भी ड्रॉप किया गया है पहले भी टेस्ट। हाँ, तो याद हो गई वो 2020 में किया था, रोहित शर्मा खेला था इन प्लेस ऑफ रहाणे। पहला 2 टेस्ट रोहित शर्मा खेला था और फिर तीसरा टेस्ट में इन्होंने कमबैक किया था। लेकिन यार एक्चुअली थोड़ा सा इनका फॉर्म बहुत ज्यादा ही वरीसम हो गया है, तो मैं एक बार चाहूंगा कि यार अगले दोनों टेस्ट में हनुमा विहारी को मौका दिया जाए अजिंक्य रहाणे। मैं वैसे चाहूंगा कि एक बार सूर्य कुमार यादव को ट्राई करके देख लें। नहीं सूर्य कुमार यादव देखो अभी उनको लॉन्गर फॉर्मेट खेले हुए बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम उन्होंने 2019-2020 सीजन में लास्ट खेला था, दिसंबर टू मार्च में। उसके बाद अब तक में 2.5 years हो चुका है उनको लॉन्गेस्ट फॉर्मेट खेले हुए, क्योंकि लास्ट ईयर बट इंग्लैंड में जैसे हम देखते डेविड मलान में भी काफी टाइम बाद वो टेस्ट खेल रहे थे और वो अच्छा खेले भी। नहीं डेविड मलान एक्चुअली वो टेस्ट टीम में आ जा रहे, लेकिन यार मैं नहीं चाहूंगा कि सूर्य कुमार
को अभी टीम में लिया गया, पता चला उन्होंने 1 या 2 इनिंग्स से खराब मतलब नहीं चल पाए वो, तो पता चला उनको टेस्ट लिमिटेड ओवर साइड से भी ड्रॉप कर दिया गया। और मैं वो नहीं चाहूंगा कि वो लिमिटेड ओवर साइड से ड्रॉप हो, क्योंकि टीम इंडिया का हिस्ट्री रह चुका है इस टीम का कि अगर टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस होता है और थोड़ा सा ओडीआई में भी ओडीआई T20 में भी 1-2 इनिंग्स खराब हो जाती है तो उनको फिर ड्रॉप कर दिया जाता है टीम से। तो अभी टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव एकदम क्रूशियल प्लेयर है, क्योंकि उनके जैसा बेस्ट प्लेयर स्पिनर का अभी और कोई नहीं है टीम में लिमिटेड ओवर्स में। मतलब वो इतना प्लेयर है, बट हाँ मतलब सूर्य कुमार यादव वो मतलब इतना एफिशिएंटली स्पिनर को टैकल कर लेते। वो हसरंगा जो पूरे टीम को प्रॉब्लम दे रहा था श्रीलंका में, अभी उन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से खेला। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव को इधर अगर थोड़ा सा भी खराब परफॉर्म हुआ और तो फिर ड्रॉप हो सकते, तो मैं नहीं रिस्क लेना चाहूंगा उनके साथ में। और मैं चाहूंगा कि वो बस अभी, और मेरे ख्याल से वो शायद से जाने भी नहीं वाले थे इंग्लैंड के लिए अगर ये बायो बबल वाला नहीं होता तो, क्योंकि बबल टू बबल ट्रांसफर हुआ, इंडिया से प्लेयर नहीं लेके जा सकते थे, इसलिए मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड भेजा गया। नहीं, वो तो शुभमन गिल और उनकी इंजरी की वजह से शायद आया। हाँ उनकी इंजरी की वजह से, और सिर्फ बबल टू बबल ट्रांसफर हो सकता था। और बबल में प्लेयर्स में एक सूर्य कुमार ही ऐसे लग रहे थे जो मिडिल ऑर्डर प्लेयर के लिए बैकअप बन सकेंगे, तो इसलिए और टेस्ट स्पेशलिस्ट भी ज्यादा है, मतलब टेस्ट स्पेशलिस्ट, और बिहारी ऑलरेडी टेस्ट स्पेशलिस्ट है, एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। उन्होंने पिछले बार भी इंग्लैंड में डेब्यू किया था, उन्होंने अपने बॉलिंग भी निकाली थी, 50 भी मारी थी, बैटिंग 50 भी मारी थी। अच्छा डेब्यू उन्होंने अच्छा किया था, तो मैं चाहूंगा कि उनको पहले चांस मिलना चाहिए सूर्य कुमार यादव को ऊपर में। और फिर उसके बाद मेरे नंबर 6 पे पंत रहेंगे, नंबर 7 पे जडेजा रखूंगा। चल रहा है उस पे अगर आप पंत का भी थोड़ा खराब चल रहा है बैटिंग, लेकिन मेरे ख्याल से बस एक इनिंग्स की बात है, पंत अब वापस से अपना कॉन्फिडेंस पा जाएंगे। फिर नंबर 7 के लिए मैं जडेजा चाहूंगा, जो कि अब फिट हो चुके। नंबर 8 के लिए मैं अश्विन चाहूंगा। नंबर 9 के लिए मैं शायद से इस गेम में शमी या उसमें से बुमराह में से किसी एक को रेस्ट देना चाहूंगा, इंडिया का आगे का पैक कैलेंडर को देखते हुए। उनकी जगह आप क्या शार्दुल ठाकुर या उमेश यादव खिलाना चाहेंगे? शार्दुल ठाकुर को मैं प्रेफर करना चाहूंगा एट नंबर 9, बिकॉज़ बैटिंग। लेकिन मैं वैसे शार्दुल ठाकुर की जगह उमेश यादव भी एक अच्छे ऑप्शन है यूके में, मतलब ही इज अ गुड ऑप्शन। नहीं, एक्चुअली उमेश यादव को अभी तक इंग्लैंड में सिर्फ एक गेम, इंडिया के लिए सिर्फ वो एक ही गेम खेल पाए हैं। 2014 सीरीज गए, 2018 सीरीज गए, 2021 सीरीज गए, तीसरी बार जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक गेम खेले वो। तो मैं, और उन्होंने प्रैक्टिस गेम में भी अच्छा बॉलिंग किया था, तो मेरे ख्याल से उमेश यादव भी एक अच्छे बैटर, लेकिन शायद से टीम इंडिया बैटिंग के लिए क्या ही कर ले। और फिर सिराज तो रहेंगे ही रहेंगे, और बुमराह या शमी में से कोई एक रहने चाहिए लास्ट के लिए। हाँ, मतलब इट्स अ गुड 11 मुझे, बट लगता है कि शमी बुमराह भी दोनों ही खेलेंगे, बिकॉज सीरीज मुझे भी वही लग रहा है कि दोनों खेलेंगे, और अभी सीरीज भी एकदम अब इंटरेस्टिंग हो गई है और क्रूशियल जंक्शन पे, एंड अगर एक आध गलती हो गई सीरीज, ये भी हम हार सकते हैं। हाँ। और फिर इसके बाद आपको अब क्या लगता है, मतलब रहाणे का टाइम हो गया है, मतलब करियर खत्म एक तरीके से, या फिर अब वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगे? करियर खत्म तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि हाँ, मेरे ख्याल से अब टीम इंडिया को ट्रांजिशन फेज में चले जाना चाहिए, क्योंकि यार हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, स्टार्टिंग से बैटिंग ऑर्डर वाइज जाते हैं, रोहित शर्मा, पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, अश्विन, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, ये 8 जो प्लेयर है ना, ये 7 प्लेयर, ये है ना अब ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब हमें इनका रिप्लेसमेंट देखना स्टार्ट करना पड़ेगा।
अगर हमने जल्दी उनके रिप्लेसमेंट देखना स्टार्ट नहीं किया, मेरे को यार नजर नहीं आ रहे अच्छे रिप्लेसमेंट इनके लिए। किन के लिए, मतलब सभी प्लेयर्स के लिए? हाँ, इन सभी प्लेयर्स के लिए मेरे को अच्छे रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रहे अभी। नहीं वैसे मतलब ट्राई करने को वी कैन डू, बट जैसे हनुमा विहारी आ जाएगा नंबर 3 के लिए। हनुमा विहारी हो सकता है, नंबर 4 के लिए गिल हो सकता है। नहीं, पुजारा की जगह शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं, देखो मैं बोलूंगा नंबर 3 के लिए, अभी नंबर 3 के लिए यही सही है हनुमा विहारी आंध्रा के लिए भी नंबर 3 खेलते हैं, आंध्र प्रदेश के लिए भी, ठीक है। अपने पास एक्चुअली क्या है ना कि नंबर 5 के लिए कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं होता है। विवेक लक्ष्मण को देख लो, वो टॉप ऑर्डर प्लेयर थे, वो भी हैदराबाद के लिए जब खेलते थे टॉप ऑर्डर खेलते थे, ठीक है। इंडिया के लिए वो नंबर 5 या 6 खेलते थे। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अजिंक्य राणे, वो मुंबई के लिए ओपन करते थे, वो भी नंबर 5-6 खेले। हनुमा विहारी वो नंबर 3 खेलते, उनको भी नंबर 5 और नंबर 6 पे खेलना पड़ रहा है। तो यार अब ये लोग कोई भी प्लेयर है ना, नंबर 5 का प्रॉपर प्लेयर नहीं है। ये लोग का मतलब ये लोग बैटिंग करने के लिए टॉप 3 में ही आते ज्यादातर, लेकिन हाँ टीम को जरूरत पड़ती है तो ये लोग फिर नंबर 5 खेल लेते हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक श्रेयस अय्यर भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन श्रेयस अय्यर श्रेयस अय्यर को चांस मिलना चाहिए। श्रेयस अय्यर अच्छे ऑप्शन है, लेकिन श्रेयस अय्यर को चांस तो मिले टेस्ट में। अभी तक उन्होंने उनका टेस्ट डेब्यू होना बाकी है। फिर उसके बाद अपने पास ओपनिंग के लिए एक जन हो जा रहा है, दूसरा प्लेयर नहीं हो रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन हो सकते हैं अपने अगले ओपनर, उनकी बहुत फिर शॉ के साथ वही प्रॉब्लम आ जाता है। अभिमन्यु ईश्वरन काफी टाइम से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे। हाँ, और फिर शॉ का प्रॉब्लम आ जाता है कि शॉ कंसिस्टेंट नहीं है। शॉ भी मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर भी एक टॉप ऑर्डर प्लेयर की तरह हम उन्हें ग्रूम कर सकते हैं। टॉप ऑर्डर प्लेयर हाँ ग्रूम किया जा सकता है, लेकिन फिर देखते हैं टीम क्या चाहेगी आगे उनके साथ। और ऋतुराज गायकवाड़ भी प्लेयर या नंबर 7। ऋतुराज गायकवाड़ को मैं लॉन्गर फॉर्मेट के लिए नहीं देख रहा हूँ। मेरे को ऋतुराज गायकवाड़ लॉन्गर फॉर्मेट के लिए उतने सही प्लेयर नहीं नजर आ रहे अभी तो जैसा, लेकिन हो सकता है शायद इम्प्रूव कर ले तो शायद हो जाए। अभी जब तक केएल राहुल है तब तक ठीक है, केएल और ईश्वरन ओपनर्स हो सकते हैं या केएल और शॉ ओपनर्स हो सकते हैं। नहीं, ओपनर्स में अभी मयंक अग्रवाल भी है ऑप्शन, उनको हम ऐसे मयंक अग्रवाल को भी हम वैसे ये भी हो सकता है कि मयंक अग्रवाल के पास भी 28-29 के हो चुके हैं वो भी। एंड मतलब आई थिंक वो उनका मतलब एक जस्ट बिकॉज उनको ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट्स वो कन्वर्ट अपने कर नहीं पा रहे थे, तो उसकी जगह फिर शुभमन गिल को चांस मिल गया। बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी ओपनिंग में। अब इंडिया को मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितना अपने को नंबर 3, 4, 5 और दोनों स्पिनर्स के रिप्लेसमेंट ढूंढने में होगी। नहीं, अभी तो कोहली खेल लेंगे नंबर 4 पे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल खेल सकती है वो। उनका ऑलरेडी एज 32-33 हो चुका है। 33 हाँ, he'll be 33 पे से। He will be 33 in November. Jadeja will be 33 in December. Ashwin is 35 already. Rohit Sharma is 34. 35 का he will be 34-35 Rohit Sharma. Pujara is also 32-33 only. Ishant Sharma is also 30. Around that only. So all these players are at 32 to 35 of age. But देखते हैं, age is just a number. Yeah, but we need to look for their backups as well now. We need to start looking for the good backups who can replace them in a long term. उसमें तो IPL ही एक तरीके से हेल्प करेगा। IPL टेस्ट के लिए IPL नहीं। IPL डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। इंडिया को वापस से अपना A2 स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी कोविड के कारण से A टीम का टूर्स बंद हो गया है, वापस से इंडिया को A टीम टूर्स स्टार्ट करने पड़ेंगे और वहां से मतलब कुछ प्लेयर्स को मतलब थोड़ा कंसिस्टेंट रन देना पड़ेगा। कुछ प्लेयर्स के साथ जो प्लेइंग 11 में एक बार फिट बैठ जा रहे हैं उनके साथ लंबा खेलना पड़ेगा इंडिया को A टूर्स में, तो तब जाकर के शायद हमें अच्छा रिप्लेसमेंट मिलेगा इन सब प्लेयर्स के लिए।
और चेतेश्वर पुजारा का आप क्या सोचते हैं, मतलब उनका करियर अब किस स्टेज पे है आपका? चेतेश्वर पुजारा का भी करियर अब थोड़े धीरे धीरे करके एंड स्टेज पे आ रहा है। उनका भी थोड़ा फॉर्म डाउन था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा, मतलब लॉर्ड्स में भी उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, ओवल पे भी, इधर में भी हेडिंगले में भी उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, 90s पे आउट हुए। लेकिन हाँ, अभी उनका भी बैटिंग, उनका बैटिंग अभी तक मतलब सिर्फ 2 ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बीच में उनका बैटिंग भी सेम रहा है, कुछ ज्यादा रन नहीं बना पाए। उन्होंने लास्ट सेंचुरी वो सिडनी टेस्ट में 193 मारी थी 2019 में, उसके बाद से उनके बैट से भी कोई सेंचुरी आया नहीं है। कोहली का जैसे बांग्लादेश खराब चल, पुजारा का भी फॉर्म खराब ही चल रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक वो, क्या पता इंग्लैंड से आने के, शायद इंडिया में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो अच्छा खेल ले, लेकिन तब तक में शायद से उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए रहेगा। लेकिन अभी उनको प्रैक्टिस मैचेस तो मिलने से रहे, क्योंकि जब इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही होगी, आईपीएल और वर्ल्ड कप खेल रही होगी, तब इंडिया का तब तक में इंडिया का डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होना नहीं है। इंडिया और रणजी सीजन इंडिया का दिसंबर जनवरी में स्टार्ट होगा, तो उनको जनवरी में स्टार्ट होगा, तो उनके पास अपना फॉर्म ठीक करने के लिए वही टाइम पीरियड रहेगा जनवरी, मतलब आफ्टर साउथ अफ्रीका टूर ही उनका कुछ हो पाएगा। तो मतलब अभी मुझे लगता है इस सीरीज में तो पुजारा से कंटिन्यू कर लेंगे बचे हुए 2 टेस्ट। और फिर इसके बाद मतलब एक फैक्ट अभी ये है कि इंडिया 50 इयर्स से ओवल में नहीं जीता है, 1970। तो मतलब बेसिकली कैन वी टर्न इट अराउंड, मतलब इस टेस्ट में इंडिया, अगर ये टेस्ट हम जीत गए तो ये सीरीज सेफ है, मतलब फिर हम हार नहीं सकते। हाँ, एक्चुअली भले इंडिया ने लास्ट 50 ईयर्स से इस पे नहीं जीता, लेकिन इंडिया ने लास्ट 50 ईयर्स से हेडिंगले पे हारी भी नहीं थी। इंडिया ने मतलब 1980s में एक टेस्ट खेला, उसके बाद 2000 में एक टेस्ट खेला, और उसके बाद अब जाकर के इंडिया ने हेडिंगले पे टेस्ट खेला। गैबा टेस्ट से पहले भी ये फैक्ट था कि हम गैबा में कभी नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारी गैबा में, तो हमने तो लास्ट 30 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया गैबा पे नहीं हारी थी, लेकिन इंडिया ने उसे टर्न अराउंड किया, और वो भी इंडिया। तो आई गेस मतलब फैक्ट्स तो अब अभी पिछले 1-8 साल में हमने जितना देखा है, आई थिंक फैक्ट्स आर वो चेंज हो सकते हैं। उसमें तो एशिया में 350 प्लस का टारगेट बाहर की टीम में चेज नहीं कर पाया था, वेस्ट इंडीज ने 390 चेज करके दिखा दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट में, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपका फिर फाइनल कॉल क्या है, मतलब हु कैन विन दिस मैच? इंडिया कर सकती है कमबैक? कर सकती है इंडिया कमबैक कर सकती है, बस थोड़ा सा इंडिया को अपना बैटिंग संभालना पड़ेगा। तो अगर बैटिंग उनका अच्छा हो गया, बॉलिंग तो मुझे लगता है बॉलिंग यूनिट ये हमारा अभी सबसे बेस्ट है। अगर हम सारी इंडियन टीम्स में बॉलिंग यूनिट और अपने ओपनर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बस अब थोड़ा बैटिंग को मैं कहूंगा कि लास्ट जनरेशन जो था, राहुल द्रविड़, सहवाग, सचिन एंड वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, गौतम गंभीर, तो आई गेस बैटिंग तो तभी ये टाइम की ज्यादा अच्छी थी एंड स्टेबल थी। बट अभी मतलब बैटिंग में ही मुझे लूप होल्स दिख रहे हैं, वहीं पे ही फॉर्म। इंडिया का नंबर 3, 4, 5 अच्छा खेल रहा था, ये जब तक ये लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर तक इंडिया का नंबर 3, 4, 5 अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद से इंडिया का नंबर 3, 4, 5 का थोड़ा सा बैटिंग खराब हुआ। वहां से उसके बाद से अपने ओपनर्स अच्छे होने लगे, उस टाइम तक अपने ओपनर्स का थोड़ा स्ट्रगल था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ऑली पोप का भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है ओवल पे, तो आई गेस इसीलिए वो टीम में आए, बिकॉज अपने रिकॉर्ड की वजह से, और ऑब्वियसली बिकॉज जॉर्ज बटलर नहीं। अगर जॉर्ज बटलर को रेस्ट नहीं दिया होता तो शायद से ऑली पोप नहीं खेल रहे, जॉर्ज बटलर ही खेल रहे होते। जॉर्ज बटलर ने रेस्ट लिया है, अब वो सीधे T20 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब इंग्लैंड से सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? जो रूट एंड एंडरसन, रूट एंड एंडरसन। इनको कौन आउट कर सकता है जो रूट को इस टेस्ट में? सिराज या बुमराह।
मुझे लगता है इस बार शायद स्पिनर कोई कर दे, मे बी अश्विन अगर खेले तो वो कर सकता है। अगर रविचंद्रन अश्विन खेले तो मे बी वो कर सकते हैं। आई थिंक वो टेस्ट में मुझे बिल्कुल विकेट टेकिंग एबिलिटी की है मेरे से। अश्विन और वो विकेट्स ले ही लेते हैं, चाहे हम WTC भी देख लें और फिर हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज और ये काउंटी क्रिकेट में भी उन्होंने शायद 6 विकेट्स लिए थे। तो उनकी मतलब एक विकेट टेकिंग एबिलिटी है टेस्ट। तो आई थिंक जडेजा एंड इस मतलब और किसी मतलब बॉलर में इतनी है नहीं। तो आई थिंक अगर अश्विन को चांस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हाँ, तो वो मुझे लगता है कल के मैच के लिए एक एक्स फैक्टर हो सकता है। यस, एब्सोल्युटली। So thank you, Masoom, for doing this interview with us, and thank you for coming to the Ottering. And please like, comment, share, and subscribe to all the for all the sports update to the Ottering. And thank you, Masoom. Thank you so much for it. Welcome. Yeah. So Ottering से आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्पोर्ट्स की और अपडेट्स चाहिए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऑटरिंग को देखना ना भूलें। धन्यवाद।